हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आईक्यू टैब। नाउ आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट वीडियो ऑफ द सीरीज जो हमने पीवाईक्यूज के ऊपर स्टार्ट किया था, राइट। सो हम बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री से, और हिस्ट्री में भी हम एंशिएंट इंडिया से स्टार्ट करेंगे, राइट। एंशिएंट इंडिया में जिस टाइप के क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे गए हैं हमारे टॉपिक वाइज सिलेबस में, उसको हम टॉपिक वाइज ही कवर करते हुए आगे चलेंगे, राइट। सो इट विल गिव यू एन आइडिया कि एग्जैक्टली किस पर्टिकुलर टॉपिक पर क्या क्या क्वेश्चंस और किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, राइट। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि एग्जैक्टली किस टॉपिक में कौन कौन से हॉट टॉपिक्स हैं, कौन कौन से हॉट एरियाज हैं जिसको आपको कवर करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द एंशिएंट इंडिया। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक जहां पर हम प्री हिस्टोरिक एज जो है हमारा, यानी कि प्री हिस्टोरिक इंडिया, जहां पर हम स्टोन एज के बारे में बात करते हैं, राइट। तो स्टोन एज 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, राइट। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक के तीनों जो स्टोन एज है, ये वाला पार्ट और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट है आईवीसी, ये दोनों ही चीजें हमारी फर्स्ट टॉपिक में कवर्ड है। नाउ एक चीज जो अक्सर आप देखते होंगे कि जो प्री हिस्टोरिक एज है, जो भी एस्पिरेंट्स अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वो इसके बारे में पढ़ते हैं, और कहीं ना कहीं वो सबसे ज्यादा टाइम भी प्री हिस्टोरिक एज के ऊपर देते हैं, राइट। वो स्टोन एज के बारे में सब कुछ पढ़ रहे हैं, वो अलग अलग टाइप के साइट्स को याद कर रहे होते हैं, राइट। दे आर ट्राइंग टू डू दोज थिंग्स। बट अगर आप पीवाईक्यूज को देखेंगे तो प्री हिस्टोरिक एज से लार्जली एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है आज तक, एक भी क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछा गया है, राइट। कहीं ना कहीं कभी कभी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ कंबाइन करके पूछ लिया जाता है, बट डायरेक्ट क्वेश्चन प्री हिस्टोरिक एज के ऊपर आज तक नहीं पूछा गया है, ठीक है। सो प्लीज प्री हिस्टोरिक एज पे बहुत ज्यादा टाइम मत दीजिए, अपना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए। ऑलवेज ट्राई टू फोकस ऑन द एरिया जहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, बिकॉज कॉस्ट बेनिफिट रेशियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्री हिस्टोरिक एज में जो कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सिलेबस है, राइट, सिर्फ वहीं पर आपको फोकस करना है। आपको देखना है कि पैलियोलिथिक जो एज था उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थे, मेसोलिथिक एज के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, और नियोलिथिक एज के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, एंड दैट्स इट। और एक चीज और जो आप देख सकते हैं वो ये है कि पैलियोलिथिक के कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स, मेसोलिथिक के कुछ इंपॉर्टेंट साइट, और नियोलिथिक के कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स, कुछ सम ऑफ द साइट्स, नॉट ऑल द साइट्स, राइट। जो बहुत फेमस साइट्स हैं सिर्फ वही यूपीएससी पूछ सकेगा, वही सिर्फ यूपीएससी पूछेगा, वो सारे अनहिडन साइट्स के ऊपर नहीं जाएगा, बिकॉज अभी तक यूपीएससी ने प्री हिस्टोरिक एज के ऊपर एक भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा है, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर विद द फर्स्ट वन। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। नाउ अक्सर एस्पिरेंट्स एक और गलती करते हैं कि प्री हिस्टोरिक एज के बाद वो अपना सबसे ज्यादा टाइम जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर देते हैं। बट अगर आप ध्यान से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखोगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी यूपीएससी ने बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस को पूछा है, राइट। यूपीएससी हैज नॉट गॉन बिसर्क। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी अपनी सारी की सारी क्वेश्चंस आईवीसी के ऊपर पूछ रहा है, बहुत ही लिमिटेड पूछता है क्वेश्चन। एंड बहुत साल ऐसा होता है, बहुत सारे ईयर्स ऐसे होते हैं जहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अगर आप पिछले 3 साल की बात करेंगे, यानी कि 2021, 2022 एंड 2023, इन 3 साल में सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। वन वॉज इन 2021 एंड वन वॉज इन 2023, ठीक है। सो अगेन इंडस वैली सिविलाइजेशन को भी ओवर इंपॉर्टेंस प्लीज मत दीजिएगा, ठीक है। ओनली रिलाय ऑन दोज थिंग्स जहां से क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप प्री हिस्टोरिक साइट को पढ़ना छोड़ दो या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ना छोड़ दीजिए। पढ़ना नहीं छोड़ना है, फोकस डेफिनेटली करना है, बट फोकस ज्यादा उस पर करना है जहां से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ऑलराइट, लेट्स मूव टू इंडस वैली सिविलाइजेशन और देखते हैं क्या क्या टाइप के क्वेश्चंस यहां पर पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन जो कि 1998 के अंदर पूछा गया था। द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा पेयर सही तरीके से मैच किया गया है। पहला है लोथल एंड एंशिएंट डॉकयार्ड। क्या लोथल एक एंशिएंट डॉकयार्ड था? देखिए, याद कीजिए, लोथल बेसिकली एक इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट है। लोथल एक साइट है जो कि पोर्ट साइट था, पोर्ट सिटी था, मतलब जहां पर नाव वगैरह आती थी, यानी शिप्स वगैरह आते थे। तो ऑब्वियसली अगर शिप आएगा तो उसको डॉकयार्ड तो रखना होगा। डॉकयार्ड का मतलब क्या होता है? डॉकयार्ड एक ऐसी जगह होती है जहां पर शिप्स रहते हैं, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। सो लोथल और एंशिएंट डॉकयार्ड का जो मैच है वो बिल्कुल सही है। सेकंड, सारनाथ और फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा। जब आप बुद्धिज्म और जैनिज्म को पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि कौन कौन से प्लेसेस ऐसे हैं जो कि बुद्धा से रिलेटेड है। आपको याद होना चाहिए कि लुम्बिनी एक ऐसा प्लेस है जहां पर बुद्धा का बर्थ हुआ था, राइट। देन सारनाथ ऐसा प्लेस है जहां पर उन्होंने पहला सरमन दिया था, मतलब अपनी पहली उन्होंने जो प्रवचन दिया था, जो पहला उन्होंने ज्ञान की बातें बताई थी, वो सारनाथ के अंदर बताई थी, ठीक है। देन उनकी डेथ कहां पर होती है? कुशीनगर में होती है, राइट। तो ये जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं बुद्धा से रिलेटेड, वो सारे के सारे आपको पता होने चाहिए, ठीक है। सो सारनाथ, दिस इज टोटली करेक्ट कि जो पहला सरमन उन्होंने दिया था वो सारनाथ में ही दिया था।
थर्ड बोलता है राजगीर इज द लॉ एंड कैपिटल ऑफ अशोका, मतलब जो लॉ एंड कैपिटल लिया हुआ है, मतलब अगर आप हमारा अशोक स्तंभ देखेंगे, राइट, अशोक स्तंभ जो हमारा बेसिकली एम्बलम है, नेशनल एम्बलम है, हमने वो अशोक का एक पिलर से लिया हुआ है। क्या वो राजगीर पिलर से लिया है? द आंसर इज नो, हमने वो राजगीर पिलर से नहीं लिया, रादर हमने वो सारनाथ पिलर से लिया है। ध्यान रखिएगा, सारनाथ पिलर। सारनाथ कहाँ पे प्रेजेंट है? सारनाथ वाराणसी के अंदर प्रेजेंट है, और वाराणसी उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी के अंदर प्रेजेंट है। तो दिस वन इज रॉन्ग, राइट। राजगीर से हमने लॉ एंड कैपिटल नहीं लिया है। तो एग्जैक्टली राजगीर की इंपॉर्टेंस क्या है एंशिएंट हिस्ट्री में? देखिए ध्यान रखिएगा, राजगीर जो था वो फर्स्ट कैपिटल था मगध एम्पायर का। नाउ जब आप महाजनपद को पढ़ेंगे, महाजनपद को, तो वहां पर आपको एक किंगडम के बारे में पढ़ने को मिलेगा जो कि है मगध किंगडम। नाउ मगध किंगडम जो था उसने 16 महाजनपद में से 16 में से जो 4 मेन महाजनपद थे, उन 4 में से सिर्फ एक ही महाजनपद था जो कि अपने आप को स्टैब्लिश कर पाया था, एंड दैट वाज मगध एम्पायर। ठीक है, वो एम्पायर बन चुका था। सो मगध एम्पायर जो है उसका जो पहला कैपिटल था, फर्स्ट कैपिटल, वो राजगीर था। और धीरे धीरे जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा जो इसका कैपिटल है वो चेंज हुआ है। पहले राजगीर था, राजगीर से चेंज होकर सारनाथ में आया, फिर वहां से पाटलिपुत्र में आया, फिर से वापस राजगीर में गया। ठीक है, सो आपको पता होना चाहिए कि जो राजगीर है वो फर्स्ट कैपिटल था मगध एम्पायर का। ऑलराइट, इसके अलावा नालंदा, नालंदा क्या था? दिस वाज अ सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। इसका मतलब क्या है कि क्या ये एजुकेशन से रिलेटेड कोई एक प्लेस है नालंदा? द आंसर इज यस। देखिए एंशिएंट इंडिया में जब बुद्धिज्म फ्लरिश हो रहा था 6th सेंचुरी बीसी के आसपास में, 6th सेंचुरी बीसी के आसपास में, तो उस समय में नालंदा और तक्षशिला ये 2 इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे जो कि बुद्धिस्ट एजुकेशन से रिलेटेड थे। तो आपको इन दोनों ही प्लेसेस के बारे में पता होना चाहिए, नालंदा भी और तक्षशिला भी। ठीक है, नालंदा जो था वो हमारे बिहार के साइड में प्रेजेंट है, जो प्रेजेंट डे बिहार है वहां प्रेजेंट है, और जो तक्षशिला था वो बेसिकली मॉडर्न डे अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला जो पार्ट है वहां पे प्रेजेंट है, यानी कि वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में प्रेजेंट है, और ये जो है वो ईस्टर्न पार्ट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये चारों चीजें आपको समझ आ गई। देखिए लोथल एंशिएंट डॉकयार्ड बिल्कुल सही है, सारनाथ में बुद्धा ने पहला सरमन दिया था बिल्कुल सही है, राजगीर में लॉ एंड कैपिटल है, द आंसर इज रॉन्ग। लॉ एंड कैपिटल कहां पर है? सारनाथ के अंदर प्रेजेंट है। और राजगीर की इंपॉर्टेंस क्या है कि वो मगध का पहला कैपिटल था। और फोर्थ, क्या नालंदा एक बुद्धिस्ट लर्निंग का सेंटर था? द आंसर इज यस, नालंदा अलॉन्ग विद तक्षशिला, ये दोनों ही जो थे वो बुद्धिस्ट लर्निंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस थे। ऑलराइट, कुछ इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है, उसको हम देख लेते हैं। देखिए लोथल जो है वो ओनली पोर्ट टाउन था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, मतलब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में थे उसमें सिर्फ एक ही पोर्ट था और वो था लोथल। तो ऑब्वियसली बात है जहां पोर्ट है वहां पे डॉकयार्ड जरूर होगा, शिप को रखने की जगह जरूर होगी। सेकंड सारनाथ, सारनाथ पहली जगह थी जहां पर बुद्धा ने अपना रिलीजन दिया था, ये हमने पहला सरमन दिया था, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। नालंदा ग्रेट सीट था बुद्धिस्ट एजुकेशन का अलॉन्ग विद तक्षशिला। ठीक है, 5th से 12th सेंचुरी के बीच में। ऑलराइट, नाउ एक गलत है यहाँ पर राजगीर, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, राजगीर नहीं था, रादर राजगीर की जगह जो सारनाथ था, सारनाथ पिलर जो कि वाराणसी के अंदर प्रेजेंट था यूपी के अंदर, वहां से हमने वो अशोक स्तंभ लिया है, और जो राजगीर है वो पहला फर्स्ट कैपिटल था मगध एम्पायर का। ठीक है, सो उम्मीद करता हूं पहला क्वेश्चन आपको समझ आ गया जो 1998 के अंदर पूछा गया था। देन सेम टॉपिक से 2011 के अंदर एक और क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, एक चीज और, जब आप इस क्वेश्चन को देखते हैं तो आप इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, या फिर जब मैं क्वेश्चन को पढ़ लेता हूं उसके बाद आप ट्राई कीजिएगा वीडियो को पॉज करके कि एग्जैक्टली आपको क्या इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर पता है या फिर नहीं पता है। ठीक है, इससे आपको भी काफी हेल्प मिलेगी एंड इट विल हेल्प यू बिल्ड अ गुड एमसीक्यू एप्टीट्यूड। आपको एमसीक्यू एप्टीट्यूड को स्ट्रांगली बनाने में आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन जो कि 2011 के अंदर पूछा गया था। द क्वेश्चन सेज रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, नाउ क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिए, यहां पर स्पेसिफिकली बोल रहा है कि ये स्टेटमेंट्स आईवीसी से रिलेटेड है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है इट वॉज प्रीडोमिनेंटली अ सेक्युलर सिविलाइजेशन एंड द रिलीजियस एलिमेंट दो प्रेजेंट डिड नॉट डोमिनेट द सीन। बोल रहा है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो एक सेक्युलर सिविलाइजेशन था, और यहां पर रिलीजियस एलिमेंट प्रेजेंट तो था, मतलब रिलीजन प्रेजेंट तो था, लेकिन वो डोमिनेट नहीं करता था। जैसे अभी के टाइम में डोमिनेशन होता है राइट रिलीजन का। जैसे आप पाकिस्तान को देखो, पाकिस्तान बेसिकली एक रिलीजियस स्टेट है जहां पे इस्लाम सबसे इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन का कहना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में रिलीजन तो था लेकिन वो डोमिनेट नहीं करता था, राइट, वो एक सेक्युलर सिविलाइजेशन था। क्या ये सही है? द आंसर इज यस, दिस इज टोटली करेक्ट कि वो एक सेक्युलर सिविलाइजेशन था। तो देखिए सेक्युलरिज्म बेसिकली, अगर मॉडर्न डे सेक्युलरिज्म की बात करें तो ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव।
तो देखिए यूपीएससी यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इनमें से कौन सा टाइप ऑफ सेक्युलरिज्म को फॉलो करता था। देखिए पॉजिटिव सेक्युलरिज्म का मतलब होता है जब स्टेट बोलती है, यानी कि जब गवर्नमेंट बोलती है कि जितने भी रिलीजन्स प्रेजेंट है मैं सबको प्रोटेक्ट करूंगा, इसे बोलते हैं पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। मतलब कि लेट्स से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये चारों प्रेजेंट है, तो अगर गवर्नमेंट बोल दे कि मैं चारों को इक्वली प्रोटेक्ट करूंगा, तो इसका मतलब है कि वो पर्टिकुलर कंट्री जो है वो पॉजिटिव सेक्युलरिज्म फॉलो कर रही है, जो कि इंडिया करती है राइट नाउ। और लेट्स से कि अगर 4 रिलीजन प्रेजेंट है 1, 2, 3 एंड 4, और अगर स्टेट बोल दे कि चारों में से मैं किसी को भी प्रोटेक्ट नहीं करूंगा, मतलब चारों में से मैं किसी एक की सपोर्ट नहीं करूंगा, ना ही किसी दूसरे की सपोर्ट करूंगा, इसे कहते हैं नेगेटिव सेक्युलरिज्म। दोनों ही केसेस में जो रिलीजन है वो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन से काफी अलग होता है, और इसे कहते हैं ये एक सेक्युलर सोसाइटी है। ठीक है, सो देखिए जो प्रेजेंट डे इंडिया है वो पॉजिटिव सेक्युलरिज्म को फॉलो करता है, बट जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो एक नेगेटिव सेक्युलरिज्म को फॉलो करता था। सिंपल वर्ड्स में बोले तो भले ही रिलीजन प्रेजेंट था, बट वो किसी को भी यहां पर सपोर्ट नहीं करता था, डोमिनेट नहीं करने देता था। ठीक है, उम्मीद करता हूं पहला स्टेटमेंट आपको समझ आ गया। सेकंड बोलता है ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वाज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल्स। नाउ एग्जैक्टली यहां पर क्या पूछा जा रहा है, यहां पर पूछा जा रहा है किसी एक चीज की अवेलेबिलिटी के बारे में, क्या ये चीज उस समय पे प्रेजेंट थी या नहीं, है ना। सिंपल वर्ड्स में यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहले हमें क्या पूछा गया, उसके रिलीजियस एलिमेंट के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो रिलीजन का एस्पेक्ट है उसके बारे में पहले क्वेश्चन पूछा गया कि क्या वहां पे रिलीजन प्रेजेंट था या नहीं था। तो हमने बोला कि वो एक सेक्युलर सिविलाइजेशन था जहां पर रिलीजन प्रेजेंट तो था बट डोमिनेट नहीं करता था। दूसरा क्वेश्चन है क्या ये चीज इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में प्रेजेंट थी, और ये चीज है कॉटन। तो आपका क्वेश्चन ये है कि क्या कॉटन प्रेजेंट था इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में। द आंसर इज यस, कॉटन प्रेजेंट था। ठीक है, देखिए अगर आपको ना भी पता हो डायरेक्टली कि कॉटन प्रेजेंट था या नहीं, तो आप क्या कीजिए, यहां पर स्मार्ट वर्क करने की कोशिश कीजिए। आप याद कीजिए अलग अलग टाइप के जो बेसिकली मूर्तियां बनी हुई है राइट, अलग अलग टाइप के स्कल्पचर्स जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में है उनको देखिए, और वहां से पता कीजिए कि क्या वो लोग कपड़े पहनते थे राइट। अगर आप याद कीजिए तो हड़प्पा में बेसिकली एक बियर्डेड प्रीस्ट का मूर्ति मिला है। बियर्डेड प्रीस्ट मतलब एक दाढ़ी वाला पर्सन है जो कि एक प्रीस्ट की तरह दिख रहा है, और अगर आप देखो तो उसने अपने राइट आर्म के ऊपर एक शॉल लपेट रखा था। तो अगर शॉल लपेट रखा है इसका मतलब तो ये चीज श्योरली है कि वो लोग कपड़े पहनते थे राइट, और कपड़ों का वो लोग सही इस्तेमाल भी करते थे। तो यहाँ पर वो लोग कॉटन का भी इस्तेमाल करते हैं बिकॉज कॉटन से कपड़े बनाए जाते थे। ठीक है, सो पहला स्टेटमेंट भी यहाँ पर बेसिकली सही है कि वो सेक्युलर सिविलाइजेशन था, और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि कॉटन का इस्तेमाल यहाँ पर होता था। ठीक है, तो इसका आंसर आप देख सकते हो चार्ली है, यानी कि बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। और जो पहला वाला था ठीक है, इसका भी अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर द आंसर वॉज चार्ली, यानी कि 1, 2, 4 थर्ड स्टेटमेंट वॉज रॉन्ग यहाँ पर। ठीक है, ऑलराइट, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में देख लेते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन सेक्युलर सिविलाइजेशन था जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर पूजा किसकी होती थी, ट्रीज की, एनिमल्स की, इन सब चीज़ों की पूजा होती थी। कौन से एनिमल्स की, तो बुल, बफेलो, टाइगर, इन सब एनिमल्स की पूजा होती थी। मतलब बेसिकली ये लोग नेचर की पूजा करते थे, ये नेचर वर्शिपर्स थे। और सेकेंड, कॉटन का इस्तेमाल होता था यहाँ पर। देखो बेसिकली मोहनजोदारो में कॉटन के कुछ फ्रेगमेंट्स मिले हैं, मतलब कुछ कपड़ों के टुकड़े मिले हैं जो कि हड़प्पन डेट्स के हैं। ठीक है, और दूसरा कुछ कॉटन सीड्स मिली है मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ क्या था, मेहरगढ़ बेसिकली एक अर्लियर विलेज था, अर्लियर विलेज। ठीक है, इसको अर्लिएस्ट विलेजेस में माना जाता है। उम्मीद करता हूं आपको यहां पर ये दोनों ही स्टेटमेंट समझ आ गए। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। पहले इसको खुद से ट्राई कीजिए। क्वेश्चन सेज, पहली बात तो क्वेश्चन 2013 के अंदर पूछा गया है, और क्वेश्चन ये बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, इंडस वैली सिविलाइजेशन के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में ही तो पूछा है। एक उसके रिलीजन के एस्पेक्ट के बारे में पूछा है, एंड दूसरा उसकी किसी एक चीज की अवेलेबिलिटी के बारे में पूछा है कि क्या ये चीज उस समय प्रेजेंट थी या फिर नहीं थी। राइट, सेम चीज यहां पर पूछा जा रहा है, मतलब सिमिलर चीज पूछी गई है कि कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। देखते हैं क्या क्या स्टेटमेंट है। पहला बोल रहा है दे पोजेस्ड ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल्स, कि वहां पर बहुत बड़े बड़े पैलेस थे, बहुत बड़े बड़े टेम्पल थे। राइट, दूसरा बोल रहा है कि वो पूजा करते थे मेल और फीमेल डाइटीज की, मतलब उनके भगवान जो थे वो मेल भी थे और फीमेल भी थे। और तीसरा बोल रहा है दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स इन द वॉरफेयर, मतलब घोड़े से खींचे गए रथ जो होते हैं उसको वो लोग अपने वॉरफेयर में इस्तेमाल करते थे। आपको इसमें से करेक्ट आंसर चूज करना है, और ये आपके ऑप्शन है। ठीक है, समझते हैं। देखिए पहली चीज तो वापस जाइए 2011 के क्वेश्चन पे। देखिए 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है पैलेसेस और टेम्पल्स के बारे में। बोला है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर बड़े बड़े पैलेसेस और बड़े बड़े टेम्पल्स थे। ठीक है, अब यहां पर आइए 2011 के 2 साल पहले के क्वेश्चन में यहां पर क्या बोलता है। यहां पर बोल रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक सेकुलर सिविलाइजेशन था जहां पर रिलीजन डोमिनेट नहीं करता था। तो अगर रिलीजन डोमिनेट नहीं करता था तो वहां पर टेम्पल्स प्रेजेंट कैसे हो सकते हैं।
राइट। सो ऑब्वियस सी बात है टेम्पल्स वहाँ प्रेजेंट नहीं थे। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया कि ना ही वहाँ पर बड़े बड़े पैलेसेस थे और ना ही वहाँ पर बड़े बड़े टेम्पल्स थे, पहली चीज़। तो आई होप आप समझ रहे हैं कि कैसे हमने 2013 का जो एक स्टेटमेंट था ग्रेट पैलेसेस और टेम्पल्स वाला, वो हमने सॉल्व किया है 2011 के क्वेश्चन की मदद से। 2011 का जो क्वेश्चन था सेकुलरिज्म के ऊपर, उसी क्वेश्चन की हेल्प से हमने यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एलिमिनेट किया कि ये स्टेटमेंट गलत है। ऑलराइट, सेकंड बोल रहा है कि वो पूजा करते थे बोथ मेल और फीमेल डीटीज की, मतलब वो मेल और फीमेल दोनों ही टाइप के भगवानों में विश्वास रखते थे। समझिए क्या ये सही है या फिर गलत है। आपने मदर गॉडेस के बारे में सुना होगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो मदर गॉडेस की बहुत सारी प्रतिमाएं मिले हैं, इमेजेस मिली हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो फीमेल डीटीज की तो पूजा डेफिनेटली करते थे, राइट। अब देखते हैं क्या वो मेल डीटीज की पूजा करते थे। देखिए बहुत सारे सील्स ऐसे मिले हैं जहां पर एक फोटो है जहां पर एक पर्सन जो है वो योगिक पोस्चर में बैठा हुआ है, मतलब योग करने की मुद्रा में बैठा हुआ है, और उसके आसपास में कुछ एनिमल्स बैठे हुए हैं, और उस पर्टिकुलर सील को नाम दिया गया है पशुपति देव। पशुपति देव सिंपल वर्ड्स में पशु को रक्षा करने वाला, मतलब एनिमल्स का प्रोटेक्टर जो है उसको वो लोग बोलते हैं, और इसी को वो लोग अपना मेल भगवान भी मानते हैं। सिंपल वर्ड्स में बोले तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में मेल और फीमेल दोनों ही टाइप के भगवान प्रेजेंट थे। मेल में थे पशुपति देव, जिनको प्रोटो शिवा भी बोला जाता है। प्रोटो शिवा मतलब जो लॉर्ड शिवा है उन्हीं का अर्लियर पार्ट बोला जाता है इस पर्टिकुलर भगवान को, और फीमेल डिटीज में मदर गॉडेस थी। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर कि वो पूजा करते थे, मेल और फीमेल डिटीज दोनों ही प्रेजेंट थे उस टाइम में, लेकिन कोई टेम्पल्स प्रेजेंट नहीं था। ठीक है। थर्ड, दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स इन वॉरफेयर। नो, अगर आप ध्यान से देखो तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 3 डिफरेंट कीवर्ड्स हैं। ध्यान से देखिए, पहला कीवर्ड यहां पर है हॉर्स। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। पहला कीवर्ड है यहां पे हॉर्स, दूसरा है चैरियट्स और तीसरा है वॉरफेयर। अब अगर आपको इन तीनों में से कोई भी एक कीवर्ड के बारे में पता होगा ना, तो आपका ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। समझिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या वहां पे हॉर्सेस प्रेजेंट थे, दूसरा बोल रहा है क्या वहां पे चैरियट्स यानी कि रथ प्रेजेंट थे, और तीसरा बोल रहा है क्या इंडस वाले लोग, इंडस वैली के लोग, वो लोग वॉरफेयर में यकीन रखते थे, क्या वो लोग लड़ाइयाँ करते थे, क्या वो लोग वॉर करते थे। ना, तीनों ही आंसर्स हैं यहाँ पे नो। ना ही वहाँ पे हॉर्सेस थे, ना ही वहाँ पे चैरियट्स थे, और ना ही वो लोग वॉर में हिस्सा लेते थे। ठीक है, बट तीनों में से अगर आपको कोई एक भी पता होता तो भी आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ ये पर्टिकुलर चीज़ आपको यहाँ पर समझ आ गई कि इसका देखो क्या होगा। ध्यान से समझो, पहला स्टेटमेंट गलत है, ना ही वहाँ पे बड़े बड़े पैलेसेस थे, ना ही टेम्पल्स थे। सेकंड सही है कि मेल और फीमेल डिटीज दोनों ही प्रेजेंट थे, और तीसरा भी गलत है कि ना ही वहाँ पे हॉर्सेस प्रेजेंट थे, ना ही वहाँ पे रथ थे, ना ही वहाँ पे वॉरफेयर थे। नाउ इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को बेसिकली रथ के बारे में पता ही नहीं था, और ना ही उनको हॉर्स के बारे में पता था। ठीक है, तो हॉर्सेस प्रेजेंट नहीं थे, ऑल्दो बहुत सारे एनिमल्स प्रेजेंट थे उस समय में, बट उसमें से हॉर्सेस नहीं थे। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया कि आंसर इसका क्या होगा, ओनली 2। सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है बिकॉज करेक्ट पूछा गया था, फर्स्ट भी गलत है और थर्ड भी गलत है। ऑलराइट, देखते हैं। बोल रहा है कि फीमेल डीटी जो कि मदर गॉडेस थी, और जो मेल डीटी थे यानी कि जो पशुपति देव थे जो कि लॉर्ड शिवा के साथ कनेक्टेड है, वो वहां पे प्रेजेंट थे, मतलब मेल और फीमेल डीटीज दोनों ही प्रेजेंट थी। 1 और 3 स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। जैसा हमने देखा कि कोई भी बड़े बड़े टेम्पल्स नहीं मिले हैं, कोई बड़े बड़े बिल्डिंग्स नहीं मिले हैं हड़प्पन साइट पे, तो पहला गलत हो गया। और दूसरा बोल रहा है कि उनको हॉर्स के बारे में मालूम ही नहीं था, उनको चैरियट्स के बारे में मालूम नहीं था, बट बाकी एनिमल्स पाए जाते थे, जैसे कि गोट्स मिलती थी वहाँ पर, बकरियाँ मिलती थी, बकरियों को लोग दूध के लिए इस्तेमाल करते थे, बफलोज मिलती थी, ऑक्स मिलती थी मतलब बैल, एलिफेंट्स मिलते थे, डॉग्स मिलते थे, कैमल्स मिलते थे, यानी कि एनिमल डोमेस्टिकेशन तो डेफिनेटली होता था, लेकिन उसमें सिर्फ हॉर्सेस प्रेजेंट नहीं थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा स्नेक भी प्रेजेंट नहीं था, स्नेक भी प्रेजेंट नहीं था। तो लेट्स से अगर यूपीएससी अगली बार आपसे क्वेश्चन पूछता है कि स्नेक चार्मिंग मतलब जो सांप को रखते हैं ना सपेरे, क्या स्नेक चार्मिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन था इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में? द आंसर विल बी नो, बिकॉज स्नेक भी प्रेजेंट नहीं था और हॉर्सेस भी प्रेजेंट नहीं थे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको थर्ड क्वेश्चन समझ आ गया। नो, पहले तो आप आई होप उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको यहाँ पर ये जो लिंकेजेस समझ आ रहे हैं कि 2011 का एक स्टेटमेंट जो है उसने आपका 2013 का एक स्टेटमेंट को सॉल्व करने में हेल्प कर दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका वो 2017 के अंदर पूछा गया है, यानी कि ये कंपैरेटिवली एक लेटेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन कहता है विद रेफरेंस टू डिफरेंस बिटवीन द कल्चर ऑफ ऋग्वैदिक आर्यंस एंड द इंडस वैली पीपल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। मतलब कि बेसिकली दो डिफरेंट एजेस को यहां पर कंपेयर किया गया है, ऋग्वैदिक एज को और इंडस वैली एज को, इन दोनों कंपेयर किया गया है और बोला गया है कि आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स ढूंढने हैं इनमें से। देखते हैं, पहला स्टेटमेंट है ऋग्वैदिक आर्यंस यूज्ड द कोट ऑफ मेल एंड हेलमेट इन वॉरफेयर
वेयर एज द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन डिड नॉट लीव एनी एविडेंस ऑफ यूजिंग देम। मतलब बोल रहा है कि जो आर्यंस लोग थे, जो ऋग्वेद के लोग थे, वो लोग कोट इस्तेमाल करते थे जो कि मेल नाम की एक चीज का बना होता था, और हेलमेट्स इस्तेमाल करते थे जब भी वो लोग लड़ाई करने जाते थे, वॉर में जाते थे। लेकिन इंडस वैली पीपल के लोग ऐसा कुछ भी नहीं करते थे। नाउ याद कीजिए 2013 का ये क्वेश्चन। 2013 में एक क्वेश्चन क्या था, यहां पर देखिए कि क्या वो लोग हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स इस्तेमाल करते हैं वॉरफेयर में। यहां पर हमने एक चीज डिस्कस किया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कभी भी वॉर में बिलीव नहीं करती थी, राइट। वो लोग कभी भी वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करते थे, राइट। तो यहां से हमें पता चल गया कि ये लोग तो वॉर में जाते ही नहीं थे। और सेम चीज देखिए 2017 में पूछा गया है, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन बोल रहा है पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन डिड नॉट लीव एनी एविडेंस। मतलब कि इनका वॉर से संबंधित कोई भी चीज, कोई भी एविडेंस नहीं है। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो ये सेकंड पार्ट वाला पार्ट है, ये जो सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो तो डेफिनेटली करेक्ट है, वो तो राइट है, राइट। फर्स्ट पार्ट को भी हमें चेक करना है। ऑलराइट, देखते हैं इसको, थोड़ी देर में चेक करते हैं। तब तक हम सेकंड स्टेटमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि ऋग्वैदिक आर्यंस, जो यानी कि जो ऋग्वैदिक के लोग थे, उनको गोल्ड के बारे में पता था, सिल्वर के बारे में पता था एंड कॉपर के बारे में पता था। यानी कि ऋग्वैदिक आर्यंस दे न्यू गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर, जहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है दे ओनली न्यू कॉपर एंड आयरन। ऋग्वैदिक आर्यंस को तो यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर तीनों के बारे में पता था, लेकिन जो इंडस वैली के लोग थे उनको सिर्फ और सिर्फ कॉपर और आयरन के बारे में पता था। समझिए, यहां पर जो ऋग्वैदिक लोग थे उनको गोल्ड, सिल्वर, कॉपर के बारे में पता था, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बट क्या इंडस वैली के लोगों को आयरन के बारे में पता था? दिस इज ए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए, उससे पहले क्या इंडस वैली के लोगों को कॉपर के बारे में पता था? समझिए, इंडस सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन कहा जाता है, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। नाउ क्यों? बिकॉज वहां पर ब्रॉन्ज से बनी हुई कुछ चीजें मिली हैं, जैसे कि मोहनजोदारो में ब्रॉन्ज से बनी हुई ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल मिली है, राइट। और साथ ही साथ एक लॉस्ट वैक्स टेक्निक होता है जिसको वो लोग इस्तेमाल करते थे और जिसमें उन्होंने एक्चुअली काफी महारत भी हासिल कर रखी थी, राइट। तो इसका मतलब है ब्रॉन्ज तो डेफिनेटली मिलता था। बट सोचने वाली बात यह है कि ब्रॉन्ज बनता कैसे है? तो ब्रॉन्ज बनता है कॉपर और टिन की मदद से। कॉपर में जब टिन मिलाया जाता है तो एक अलॉय बनता है, इस अलॉय को हम ब्रॉन्ज कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि कॉपर डेफिनेटली प्रेजेंट था, तभी तो वो लोग ब्रॉन्ज को बना पाते थे, क्योंकि कॉपर की मदद से ही ब्रॉन्ज बन सकता है। तो इंडस वैली के लोगों को कॉपर के बारे में पता था, बट आयरन के बारे में नहीं पता था, राइट। बिकॉज अगर आयरन के बारे में पता होता तो उनका एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट और ज्यादा हो जाता। बट क्योंकि आयरन से बने हुए जो हल होते हैं, जो प्लो होते हैं, वो ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। बट हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन में जितने भी साइट्स मिले हैं, वहां पर एक भी आयरन से बना हुआ कुछ भी सामान नहीं मिला है। इसका मतलब है आयरन के बारे में इनको मालूम नहीं था, ठीक है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही हुआ या गलत हुआ? स्टेटमेंट बेसिकली रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए, ऋग्वैदिक आर्यंस को गोल्ड, सिल्वर, कॉपर के बारे में पता था, ये बिल्कुल सही है। लेकिन जो सेकंड पार्ट है कि इंडस वैली के लोगों को आयरन के बारे में पता था, ये गलत है, और इसी कारण ये स्टेटमेंट यहां पर गलत हो गया। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया। अब सेकंड स्टेटमेंट गलत हुआ तो देखिए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी इजीली एलिमिनेट हो गए, बिकॉज दोनों के अंदर ही ऑप्शन 2 प्रेजेंट था। ऑलराइट, अब मूव करते हैं थर्ड स्टेटमेंट की तरफ। थर्ड स्टेटमेंट बोलता है ऋग्वैदिक आर्यंस हैड डोमेस्टिकेटेड द हॉर्स, whereas there is no evidence of Indus Valley people having been aware of this animal. सिंपल शब्दों में कहें तो क्वेश्चन कहता है कि जो ऋग्वेद के लोग थे वो लोग हॉर्सेस को डोमेस्टिकेट करते थे, लेकिन जो इंडस वैली के लोग थे वो लोग हॉर्सेस को डोमेस्टिकेट नहीं करते थे, बिकॉज उनको हॉर्सेस के बारे में पता ही नहीं था। क्या ये सही है या फिर गलत है? अगेन 2013 के क्वेश्चन पे आइए। 2013 में जो थर्ड स्टेटमेंट है क्वेश्चन का, वो ये बोलता है कि वो लोग हॉर्सेस का इस्तेमाल करते थे, और हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि उनको हॉर्सेस के बारे में पता ही नहीं था। तो हॉर्सेस यहाँ पर कैसे एग्जिस्ट कर सकती हैं, राइट। सो अगेन देखिए, 2013 का जो क्वेश्चन है वो आपको मदद कर रहा है 2017 का क्वेश्चन सॉल्व करने में, बिकॉज इसका जो सेकंड पार्ट है अगेन वो राइट करेक्ट हो गया कि वहां पर नो एविडेंस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, बिकॉज उनको एनिमल के बारे में पता ही नहीं था। दे डिड नॉट न्यू अबाउट दिस पर्टिकुलर एनिमल, ठीक है। सो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ आ गई कि जो सेकंड पार्ट है ये गलत है। नाउ पहला है कि क्या ऋग्वेदा के लोग हॉर्सेस को डोमेस्टिकेट करते थे? द आंसर इज यस। ऋग्वेदा के लोग हॉर्सेस को डोमेस्टिकेट करते थे, और माना जाता है कि जो आर्यंस थे, आर्यंस बेसिकली सेंट्रल एशिया से आए थे इंडिया में, और सेंट्रल एशिया से जब वो आए थे तो वो हॉर्सेस को लेकर आए थे, ठीक है। सो थर्ड सही हो गया, सेकंड यहाँ पर डेफिनेटली गलत है, सेकंड को हमने हटा दिया। देखिए, जैसे आपने सेकंड को हटाया ना, अब देखो ओनली 1 एंड 1 and 3 दो ऑप्शंस बचते हैं, और दोनों ही ऑप्शन में स्टेटमेंट 1 है। इसका मतलब क्या है? स्टेटमेंट 1 यहाँ पे करेक्ट हो गया, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, एंड यहाँ पर स्टेटमेंट 3 तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर करेक्ट है ही कि वो लोग डोमेस्टिकेट करते थे आर्यंस, लेकिन इंडस वैली के लोगों को इसके बारे में पता नहीं था। तो 1 and 3 यानी कि इसका आंसर क्या होना चाहिए? द आंसर शुड बी चार्ली। तो चार्ली इज करेक्ट, यानी कि यहाँ पर जो 1 and 3 है ये इसका आंसर है। नाउ हमें यहाँ पता चला कि जो स्टेटमेंट 1 है करेक्ट है, तो स्टेटमेंट 1 को हम देख लेते हैं एक बार फिर से
कि ऋग्वैदिक आर्यंस बेसिकली कोट ऑफ मेल और हेलमेट का इस्तेमाल करते थे वॉरफेयर के अंदर, जबकि इंडस वैली के लोग ऐसा कुछ नहीं करते थे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ पता चल गई। सेम चीज़ मेंशन्ड है, ऋग्वैदिक आर्यंस कोट ऑफ मेल और हेलमेट का इस्तेमाल करते थे। वो लोग एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे इंक्लूडिंग हॉर्सेस, ऋग्वैदिक लोग। और जो इंडो आर्यंस थे वो लोग बेसिकली हॉर्सेस को लेकर आए थे सेंट्रल एशिया से, ठीक है। जब वो माइग्रेट किए थे भारत की तरफ तो वो लेकर आए थे। इसके अलावा जो ऋग्वैदिक आर्यंस हैं उनको गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन इन सब के बारे में पता था, लेकिन इंडस वैली के लोगों को बेसिकली आयरन के बारे में पता नहीं था। उनको कॉपर और ब्रॉन्ज के बारे में ही पता था सिर्फ, ठीक है। उसके अलावा किसी और चीज़ के बारे में मालूम इनको नहीं था। उम्मीद करता हूँ आपको फोर्थ क्वेश्चन प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया, देखो यहाँ पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हरप्पन साइट। 2019 का क्वेश्चन है, यानी कि ये और लेटेस्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर एक हरप्पन साइट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सा एक हरप्पन साइट नहीं है। देखते हैं, पहला बोल रहा है चनहुदारो, कोट डीजी, सोहागुरा एंड देसालपुर। नाउ अगर आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन भी होगी तो आपको पता है कि चनहुदारो और कोट डीजी ये दोनों ही आईवीसी के पार्ट्स थे। चनहुदारो पाकिस्तान के अंदर प्रेजेंट है, कोट डीजी भी पाकिस्तान के अंदर प्रेजेंट है, और ये दोनों ही एक्चुअली इसके इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। तो ये तो डेफिनेटली इसके पार्ट है, तो यानी कि ये आंसर नहीं हो सकते, तो हम इसको और इसको हटा देते हैं। अब देखिए दो ऑप्शन बचता है, सोहागुरा और देसालपुर। इनमें से कौन सा ऐसा है जो हरप्पन साइट नहीं है। अब देखो यहाँ पर बात आती है लिंकेजेस की। क्वेश्चन को आप किस तरीके से लिंकेजेस से सॉल्व कर सकते हैं। ना इंडस वैली का क्वेश्चन यानी कि हरप्पन साइट का क्वेश्चन जो है, बट इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास सिर्फ हरप्पन साइट की इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, रादर आपको बाकी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपने यहाँ पर अशोकन इंस्क्रिप्शंस के बारे में सुना होगा, अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस थे वो बेसिकली दो टाइप के इंस्क्रिप्शंस थे। एक इंस्क्रिप्शन ये था जो स्टोन से बनता था और एक था जो कि कॉपर से बनता था। स्टोन वाले इंस्क्रिप्शंस बहुत है बट कॉपर वाला इंस्क्रिप्शन सिर्फ एक ही है, इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन सिर्फ एक ही है और उसका नाम है सोहागुरा इंस्क्रिप्शन। सोचिए कितना ज़्यादा फेमस है सोहागुरा इंस्क्रिप्शन, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन यहाँ प्रेजेंट है, जहाँ पर प्राकृत के अंदर जो इंस्क्रिप्शन है वो मेंशन्ड है। सो अगर ये सोहागुरा ज़्यादा फेमस इस चीज़ के लिए है कि वहाँ पर अशोकन पिलर प्रेजेंट है, तो वो आईवीसी के अंदर प्रेजेंट नहीं हो सकता, ठीक है। ऑब्वियस बात है, देखो कभी कभी चीज़ें को एग्जिस्ट कर सकती हैं, बट यहाँ पर सोहागुरा जो है वो अशोकन पिलर्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हरप्पन साइट्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, द आंसर विल बी सोहागुरा, यानी कि चार्ली। सोहागुरा एक हरप्पन साइट नहीं है, रादर एक मौर्यन साइट है, मौर्यस का साइट है, जहाँ पर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस पाए जाते हैं, ठीक है, और प्राकृत लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ था। लेकिन चनहुदारो, कोट डीजी, देसालपुर ये सब जो है ये सब हरप्पन साइट्स प्रेजेंट है। चनहुदारो पाकिस्तान में है, कोट डीजी पाकिस्तान में है, और जो देसालपुर है वो एक्चुअली गुजरात के अंदर प्रेजेंट है। नाउ देसालपुर जो है वो गुजरात के अंदर प्रेजेंट है और यहाँ पर पॉटरी बहुत फेमस है, ठीक है, पॉटरी यहाँ की बहुत फेमस है, ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ के बारे में भी समझ आ गया प्रॉपर्ली कि किस तरीके से ये चीज़ें मूव कर रही हैं आगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, क्वेश्चन सेज, जो कि 2021 के अंदर आया हुआ है, 2021 के अंदर। द क्वेश्चन सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टाउन्स, इनमें से कौन सा एंशिएंट टाउन ऐसा है जो कि वेल नोन है फॉर इट्स इलेबोरेट सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग मतलब पानी को बचाने के लिए वो बहुत अच्छी तरीके से जाना जाता है, एंड मैनेजमेंट, और पानी के मैनेजमेंट के लिए भी, बाय बिल्डिंग अ सीरीज ऑफ डैम्स। मतलब इस पर्टिकुलर एंशिएंट टाउन ने बहुत सारे डैम्स बनाए हैं और चैनलाइज करता है वाटर को कनेक्टेड रिजर्वॉयर्स में। मतलब एक बड़ा सा डैम बनाया है, उसके साथ में कुछ रिजर्वॉयर्स हैं, ये डैम से पानी ट्रांसफर होता है रिजर्वॉयर्स में। तो इतना इलेबोरेट सिस्टम ऑफ वाटर मैनेजमेंट कौन से एंशिएंट टाउन के अंदर प्रेजेंट है। नाउ ये 4 ऑप्शन है, धोलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन एंड रोपर। नाउ इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझो और इसको कंपेयर करो पिछले सारे क्वेश्चन से। नाउ 2019 में जो क्वेश्चन पूछा हुआ था, यहाँ पर स्पेसिफिकली वर्ड मेंशन्ड है कि इनमें से कौन सा इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट नहीं है, आईवीसी का साइट नहीं है। फिर उससे पहले 2017 में जो क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पर देखो स्पेसिफिकली मेंशन्ड है इंडस वैली के ऊपर ये क्वेश्चन है। 2013 के ऊपर देखो स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि इंडस वैली के ऊपर एक क्वेश्चन है। 2011 में देखो स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि ये क्वेश्चन इंडस वैली के ऊपर है। मतलब इससे पहले जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें स्पेसिफिकली ये मेंशन किया हुआ था कि क्वेश्चन जो है वो इंडस वैली से पूछा जा रहा है। बट अगर आप 2021 का क्वेश्चन पूछो तो यहाँ पर इंडस वैली वर्ड कहीं पर भी क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं है। रादर यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है एंशिएंट टाउन। मतलब कोई भी एंशिएंट टाउन हो सकता है, भले वो इंडस वैली का हो, ऋग्वैदिक पीरियड का हो, मौर्यन पीरियड का हो, गुप्तास पीरियड का हो, राइट। ये सब तो एंशिएंट टाउन्स है, राइट। सो इसीलिए ध्यान रखिएगा यूपीएससी अपना थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है। जहां पर पहले वो डायरेक्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा करता था, अब वो थोड़ा सा चेंज करके
स्मार्ट खेलने की कोशिश कर रहे हैं। सो आपको भी यहाँ पर स्मार्टली प्रिपेयर करना है, ठीक है। सो अब एंशिएंट टाउन के बारे में पूछा गया है जिसकी वाटर मैनेजमेंट का जो कैपेसिटी है और वाटर मैनेजमेंट का जो बेसिकली तरीका है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो द आंसर इज धोलावीरा। देखिए, धोलावीरा एक ऐसी जगह थी बेसिकली जहां पर वाटर मैनेजमेंट को लेकर के बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हुई है। वहां पर प्रॉपर डैम्स बने हुए हैं, रिजर्वॉयर्स बने हुए हैं, और ऐसा जो वाटर मैनेजमेंट का सिस्टम है बाकी किसी भी हड़प्पन साइट के अंदर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। सो आई होप अब दिस इज क्लियर टू यू। अब देखिए, ये क्वेश्चन 2021 के अंदर पूछा गया था। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि एग्जैक्टली ये क्वेश्चन 2021 के अंदर ही क्यों पूछा गया। ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज धोलावीरा को 2021 के अंदर ही यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस प्रोवाइड किया था, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। इसीलिए 2021 में ही धोलावीरा को यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था। सो आई होप आप समझ गए, धोलावीरा एक एंशिएंट टाउन है जहाँ पर वाटर मैनेजमेंट का सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और कालीबंगन, राखीगढ़ा, रोपर या फिर बाकी जितने भी हड़प्पन साइट्स हैं वहाँ पर ऐसा सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको प्रॉपर्ली समझ आ गई। नाउ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से आप एक चीज़ और समझ गए होंगे कि जिस पर्टिकुलर ईयर में यूनेस्को अगर किसी एक पर्टिकुलर साइट को कुछ इंपॉर्टेंस दे रहा है तो वो चीज़ हमारे एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा ध्यान रखिएगा, कहीं पर भी अगर आप करंट अफेयर्स में कोई चीज़ पढ़े जहाँ पर आपको ये पता चले कि किसी साइट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेशन हुआ है वर्ल्ड लेवल पे, तो वो चीज़ एग्जामिनेशन के लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट हो जाती है। देन मूव टू वन मोर क्वेश्चन जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट से पूछा गया है, 2023 यानी कि लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। अगेन क्वेश्चन का पैटर्न देखिएगा, जो हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्ड मेंशन नहीं है, बट इससे पिछले में सारे में ही हड़प्पन वर्ड या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्ड मेंशन था। 2023 में देखो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री, अलेक्जेंडर री, एच लॉन्गस्ट, रॉबर्ट सुएल, जेम्स बर्गेस एंड वॉल्टर एलियट, दे आर एसोसिएटेड विद वॉट। ये 5 जो नेम्स दिए हुए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरियंस के नेम्स हैं। अब ये 5 लोग किस चीज़ से रिलेटेड है? क्या ये लोग आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन से रिलेटेड है? क्या ये लोग इंग्लिश प्रेस से रिलेटेड है जो कॉलोनियल इंडिया के टाइम में बनी थी? क्या ये लोग प्रिंसली स्टेट्स में बनने वाले जितने भी चर्चेस हैं उनसे रिलेटेड है, या फिर रेलवे लाइन से रिलेटेड है जो रेलवेज का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था भारत में? ये 5 लोग किस चीज़ से रिलेटेड है ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नाउ ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, पहले तो इसका आंसर देखते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं कि ये क्वेश्चन बना कैसे था और ये क्वेश्चन आया क्यों। समझिए, इसका आंसर है पहली चीज तो कि चारों ही आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेटर्स हैं, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस करते हैं ये लोग। आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन करते हैं इसका मतलब क्या है? ये लोग खुदाई करते हैं और एंशिएंट साइट्स को निकालने का काम करते हैं। तो 2021 के अंदर क्या क्वेश्चन पूछा गया था? बेसिकली इन 4 इसके बारे में, राइट, 4 डिफरेंट जो यहाँ पर साइट्स हैं इनके बारे में पूछा गया था, जिसका आंसर था धोलावीरा। नाउ यूपीएससी आपसे ये चाहता था 2021 के क्वेश्चन के बाद कि जब आप धोलावीरा को पढ़ रहे हो तो धोलावीरा तो आपने देख लिया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, तो आप धोलावीरा के बारे में थोड़ा सा और रिसर्च करें। एंड अगर आप धोलावीरा के बारे में थोड़ा और रिसर्च करते तो आपको पता चलता कि एक जिस पर्सन ने इसको ढूंढा है, धोलावीरा को ढूंढ के निकाला है, उसका नाम है वॉल्टर एलियट। मतलब धोलावीरा को ढूंढने वाला पर्सन कौन है? वॉल्टर एलियट। ध्यान से देखिए इस चीज को, 2021 में धोलावीरा के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया और 2023 में इसी से रिलेटेड धोलावीरा को निकाला किसने, मतलब खोजा किसने, इस चीज से एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, अगर यहाँ पे एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि हु डिस्कवर्ड धोलावीरा, तो वो एक डिफरेंट बात होती, बट यहाँ पे इनडायरेक्टली पूछा गया है जहां पर इन पर्सन का नाम 4 डिफरेंट लोगों के साथ में डाला गया है। अलेक्जेंडर री, एच लॉन्गस्ट, रॉबर्ट सुएल, जेम्स बर्गेस और वॉल्टर एलियट, और तब आपको बोला गया है कि आपको पहचानना है कि एग्जैक्टली ये पर्सन है कौन। नाउ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका क्या था? सॉल्व करने का सिंपल तरीका ये था कि जो 5 नेम्स दिए हुए हैं, इन 5 में से अगर आपको कोई एक भी पता होता ना, इनमें से अगर एक का भी आपको आइडिया होता तो ये बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, राइट। कि लेट्स से कि अगर आपको मालूम चल जाता कि जेम्स बर्गेस जो है वो प्रेस से रिलेटेड है, तो आपके ये 5 ही लोग प्रेस से रिलेटेड होते। या फिर आपको अगर ये पता होता कि वॉल्टर एलियट जो है वो एक्सकेवेशन से रिलेटेड है, तो इसका मतलब है ये 5 ही एक्सकेवेशन से रिलेटेड है। आई होप आप समझ गए कि जो मैंने जेम्स बर्गेस का एग्जांपल दिया था ये एक्चुअली प्रेस से रिलेटेड नहीं है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेटर ही है, ठीक है। सो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ आ गई कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर एक्चुअली बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। यूपीएससी ने धोलावीरा के ऊपर क्वेश्चन पूछा और अगले ही बार धोलावीरा के फाउंडर के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया, वॉल्टर एलियट के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया, राइट, जो उसका डिस्कवरर है। तो उम्मीद करता हूं आपको यहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे समझ आ गए। इतने ही क्वेश्चन, दैट्स इट, सब मिलाकर के सिर्फ आज तक 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन पे। तो अपना बहुत ज्यादा टाइम आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के टॉपिक के ऊपर मत दीजिएगा। ट्राई टू गिव इट ओनली एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। आपको आगे मूव करना है, आगे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है
जिसके ऊपर से यूपीएससी अपने प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको उनके ऊपर फोकस करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है कि जब हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के सारे क्वेश्चंस को देख लिया तो हम थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से एग्जैक्टली क्या क्या वो टॉपिक्स हैं, क्या क्या वो पर्टिकुलर मेन थीम्स हैं जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो ये 5 मेन थीम्स हैं जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला, यूपीएससी क्या करता है, इंडस वैली के किसी एक साइट के बारे में पूछता है और उसकी इंपॉर्टेंस पूछता है। कहाँ पूछा गया, देखो इसके बारे में लोथल की इंपॉर्टेंस पूछी गई है यहाँ पर। ठीक है, फिर इसके अलावा अगर आप देखिए तो यहाँ पर देखिए धोलावीरा के बारे में पूछा गया था, या ये रहा हरप्पन साइट के, देखो यहाँ पर एक साइट के बारे में पूछा गया है, यहाँ पर धोलावीरा की इंपॉर्टेंस पूछी गई है। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन तो क्या हो गया, साइट और उसकी इंपॉर्टेंस। दूसरा, कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट रिलीजन। रिलीजन के ऊपर यूपीएससी अक्सर काफी इंपॉर्टेंस दे रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन को। अगर आप सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट सेक्युलर सिविलाइजेशन पूछ रहा है। थर्ड क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट पैलेसेस एंड टेम्पल्स, अगेन रिलीजन के बारे में पूछ रहा है। राइट, सो उम्मीद करता हूं आपको यहां पर यह समझ आ रहा है कि किस तरीके से ये रिलीजन के बारे में काफी क्वेश्चंस पूछ रहा है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट रिलीजन ऑफ आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आपको तैयार भी करना है। थर्ड चीज, व्हाट इंपॉर्टेंट फीचर वॉज प्रेजेंट या एब्सेंट, किसी इंपॉर्टेंट फीचर के प्रेजेंस या एब्सेंस के बारे में पूछ रहा है। यहां देखिए कॉटन के प्रेजेंस के बारे में पूछा है, यहां देखिए हॉर्सेस के प्रेजेंस के बारे में पूछा है, चैरियट्स के प्रेजेंस के बारे में, वॉरफेयर के प्रेजेंस के बारे में। ठीक है, यहां पर देखिए अगेन कोट एंड मेल, हेलमेट, इन सब के प्रेजेंस के बारे में। क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी वॉरफेयर प्रेजेंट था, क्या ये सब चीजें प्रेजेंट थी, क्या आयरन प्रेजेंट था, आयरन के प्रेजेंस के बारे में पूछा हुआ है। यहां पर देखिए हॉर्स के प्रेजेंस के बारे में पूछा गया है। ठीक है, सो उम्मीद करता हूं आपको, यहां पर देखिए वाटर मैनेजमेंट के प्रेजेंस के बारे में पूछा गया है। सो कोई एक पर्टिकुलर चीज क्या वहां पे प्रेजेंट थी या फिर नहीं थी, इस चीज के बारे में यूपीएससी अक्सर क्वेश्चन पूछता है। चौथा जो पूछता है, मेटल्स विच वर नोन टू आईवीसी, कौन कौन से मेटल्स पता थे। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि यहां पर आयरन प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, ये सब चीजें थोड़ी मोड़ी हो भी सकती है, कॉपर प्रेजेंट था, ब्रॉन्ज प्रेजेंट था, बट बेसिकली आयरन प्रेजेंट नहीं था। तो मेटल्स के बारे में क्वेश्चन पूछता है। और पांचवें जो क्वेश्चन पूछता है कि इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज कौन कौन से हैं जो आईवीसी से रिलेटेड है। तो कोई भी अगर आप इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी देखते हैं, भले ही वो एक्सकेवेटर हो या फिर कोई और हो, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये लोग जो हैं वो बेसिकली कहीं ना कहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। नाउ ये जो लास्ट क्वेश्चन आया था ना, 7th क्वेश्चन 2023 के अंदर पूछा हुआ है, देखिए इसमें एक्चुअली यूपीएससी ने 2 डिफरेंट हिंट्स दिए थे। देखो ध्यान से समझो, एक तो दिया था वॉल्टर एलियट, जो आप यहाँ पर धौलावीरा से बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते थे, और सेकंड दिया था अलेक्जेंडर री के बारे में। अलेक्जेंडर री कौन था, देखो अलेक्जेंडर री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सकेवेटर था भारत के अंदर। एक्चुअली ये ब्रिटिश सिविल सर्वेंट था जो कि एक्सकेवेशन का काम भी करते थे। तो ये अलेक्जेंडर री एक्चुअली ये वो पर्सन है जिन्होंने भारत के अंदर पल्लावरम का जो कुल्हाड़ी है उसको ढूंढा है तमिलनाडु से। और माना जाता है कि जो हमारा स्टोन एज है, स्टोन एज के अंदर पाई जाने वाली, ढूंढी जाने वाली है, ये एकमात्र चीज है। मतलब स्टोन एज के अंदर ढूंढी जाने वाली ये पहली चीज है। पल्लावरम एक्स वो पहली चीज थी जिससे हमें इंपॉर्टेंस पता चली थी और हमें मालूम चला था कि एक्चुअली स्टोन एज जो है वो भारत के अंदर भी प्रेजेंट है। ठीक है, सो ये देखो ये एकमात्र ऐसा क्वेश्चन है जो कि स्टोन एज के ऊपर पूछा हुआ है, वो भी एक पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, वो भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, इसके अलावा और कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर, जैसा हमने पहले ही डिस्कस किया था, प्री हिस्टोरिक एज के ऊपर नहीं पूछा हुआ है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर सिर्फ 7 क्वेश्चन पूछे हैं आज तक, यानी कि पिछले 26 सालों में, पिछले 26 ईयर्स में, 1998 से लेकर 2024 तक, 2023 तक। ठीक है, इस ऑलमोस्ट 26-27 सालों में सिर्फ 7 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो और कहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं, आई होप आपको समझ आ गया। साइट्स और उसकी इंपॉर्टेंस, रिलीजन के बारे में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तीसरा कौन से इंपॉर्टेंट फीचर प्रेजेंट थे और कौन से एब्सेंट थे, चौथा कौन कौन से मेटल्स प्रेजेंट थे आईवीसी में, और पांचवा कौन कौन से इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज है आईवीसी की, ये सारी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उम्मीद करता हूं जो पहला वाला टॉपिक है यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन और प्री हिस्टोरिक साइट, उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे वो सारे के सारे आपको प्रॉपर्ली समझ आ गए हैं। एंड ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा अब अपने इन दोनों टॉपिक्स को कंप्लीट करने में। राइट, बेसिकली प्री हिस्टोरिक एज और इंडस वैली सिविलाइजेशन दोनों को ही कंप्लीट करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, सो इफ यू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो प्लीज इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने बाकी कलीग्स के साथ, सो दैट उन्हें भी इस पर्टिकुलर वीडियो से हेल्प मिल सके और वो लोग भी अपनी जो तैयारी है, प्रिपरेशन है, उसको सही दिशा के अंदर, सही डायरेक्शन के अंदर मोल्ड कर सके। ठीक है, उम्मीद करता हूं यू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो। इफ यू लाइक प्लीज लीव अ लाइक, share this video with your friends and subscribe to the channel. Thank you so much for listening. Stay tuned for the next video and the next one.